नमस्कार मित्रों, राजस्थान के इतिहास में आज अपन बातचीत करेंगे सभ्यता को लेकर। राजस्थान की सभ्यता। सबसे पहले सभ्यता शब्द लेते हैं होती क्या। एक स्थान विशेष में जो लोग रहते हैं, एक स्थान है पर्टिकुलर, और उसमें जो लोग रहते हैं उनके जो आचार विचार नियम, खाने पीने का रहन सहन ढंग, पहनावा, कपड़े जो भी पहनते हैं वो उनकी सभ्यता कहलाती है। ठीक है। प्राचीन समय में क्या हुआ कि हमारे जो जगह जगह स्थानों पर ये लोग रहते थे। जैसे मानो ये राजस्थान है और इस राजस्थान में ये जगह जगह तक ये लोग रहते थे, ये सभ्यता बना करके निवास करते थे। ठीक है। किसी न किसी कारण से, चाहे वहां बाढ़ आई हो, चाहे वहां भूकंप आए हो, चाहे पानी का तेज बहाव हो, या कह सकते हो प्रशासनिक कारण हो सकता है, और भी प्राकृतिक आपदाएं ले सकते हैं, उनके कारण ये सभ्यताएं नष्ट हो गई। ठीक है। नष्ट होने के बाद वहां पर हवाओं के संपर्क में ये सभ्यता एक टिल्ले के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगता रहा। मिट्टी का ढेर लगकर एक बड़ा सा जो है टिल्ला बन गया। इस प्रकार से टिल्ला बन गया। अब इस टिल्ले की लोगों ने खुदाई करना शुरू किया। जैसे ही खुदाई की तो वहां पर वो सभ्यताओं के अवशेष मिले। क्या मिले? अवशेष। इन अवशेषों के आधार पर ही इन सभ्यताओं की विशेषता बताई गई। जो चीज, जो सामान, जो वस्तुएं उस खुदाई में हमको मिली, उसी के आधार पर जो है हमें ये अवशेष मिले। तो इस प्रकार ये मैंने सभ्यता का अर्थ बताया। अब आगे जो बताता हूं कि जितनी भी विश्व की सभ्यता है, चाहे वो भारत की सभ्यता ले लो, चाहे वो राजस्थान की सभ्यता ले लो, चाहे वो विश्व की सभ्यता ले लो, यूनान की, रोम की, मेसोपोटामिया की, किसी भी देश की सभ्यता आप ले लो, उस सभ्यता का विकास जो है किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। सभ्यता का विकास कहां पर हुआ? नदी घाटी। ठीक है, ये याद रखना। कोई भी सभ्यता हो, उसका जो विकास है नदियों के किनारे हुआ। आरपीएससी में एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अधिकांश सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के किनारे क्यों हुआ था। आरएएस का जो एग्जाम हो, रिटर्न वाला पेपर होता है, उसमें ये दिया था। ठीक है। अब नदी के किनारे क्यों हुआ, तो इसका एक शब्द में ये समझ लो, नदियों में जल होता है और जल से एक मानव की पूरी आवश्यकताएं हो जाती है। चाहे वो सिंचाई के लिए पानी है, वहां मिल जाता है, पेयजल के लिए पानी मिल जाता है, यातायात के साधन, जो जलीय साधन चलते हैं, मछली पालन है, जो भी है, ये सारी क्रियाएं नदियों के पानी से संभव हो सकती थी। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे है। एग्जाम्पल के रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। ऐसी अपन राजस्थान का अगर मैं उदाहरण दे दूं, कालीबंगा की सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। तो मैंने विश्व का भी लिया, भारत का भी लिया और राजस्थान का भी उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि जो भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी के किनारे हुई। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है, यहां पर एक दो शब्द आते हैं। जितनी भी हम राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे उन सभ्यताओं में दो शब्द आएंगे। एक तो आएगा खोजकर्ता, और एक आएगा उत्खनन करता। ये दो शब्द को समझे।
ये बार बार आएंगे, प्रत्येक सभ्यता में ये दोनों आएंगे। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता का क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझिए कि कोई स्थान है, माना ये एक स्थान है, ठीक है। अब इस स्थान का पहली बार इस स्थान का पहली बार जिस व्यक्ति ने पता लगाया, जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता का पहली बार पता लगाया वो कहलाएगा खोजकर्ता, ठीक है। दूसरा उत्खननकर्ता आता है। उत्खननकर्ता का मतलब है जो स्थान खोजा गया, जिस व्यक्ति ने स्थान खोजा उसके ऊपर शोध किया, उसके ऊपर शोध किया, उसका जो है विस्तार से उत्खनन किया, और उत्खनन करने के बाद, शोध करने के बाद वहां से जो सामग्री निकली, उस सामग्री के आधार पर उसकी सभ्यताओं की जानकारी। तो इस प्रकार से दोनों में शब्द समझना, खोजकर्ता किसी चीज का पहली बार प्रयोग करने वाला, किसी चीज को पहली बार बताने वाला, उस स्थान का पता लगाया कि हां उमुक जगह ये क्षेत्र है। फिर उसके बाद में उत्खननकर्ता का मतलब होता है कि उस जो चीज का पता लगा, जिस स्थान का पता लगा, उस स्थान की खुदाई की, उस पर शोध किया, उसके ऊपर लंबे समय तक कार्य किया, वो कहलाएगा उत्खननकर्ता, ठीक है। ये शब्द जो थे ये सभ्यता में बार बार जब अपन पढ़ेंगे तो यहां ये शब्द आएंगे। अब अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यताओं का। तो राजस्थान की सभ्यताओं में अगर अपन सबसे पहले लेते हैं वो है हमारी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान की अगर हम सभ्यताएं लेते हैं तो उसमें सबसे पहली सभ्यता हमारी आती है कालीबंगा। समझें, सबसे पहले ये हमारा राजस्थान का इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर उत्तर में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले श्री गंगानगर, दूसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। हम अगर बात करते हैं तो हमारे यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है हिमालय का एक भाग जिसका नाम है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी है। उस शिवालिक पहाड़ी, ये पर्वतमाला मैंने बना दी, ये पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश है, उस हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियां हैं, यानी हिमालय की ही एक श्रेणी है। हिमालय को जब अपने 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से एक भाग शिवालिक भी आता है, तो ये हिमाचल के क्षेत्र में आता है। उसमें एक पर्वतमाला है, उसका नाम है कालका। कालका एक पर्वत है, ठीक है। इस कालका पर्वत से एक नदी निकलती है। भाई ये नदी निकल गई, उस कालका पर्वत से क्या निकल रही है? नदी, ठीक है। एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। उस नदी का नाम है घग्गर नदी, ठीक है। उस नदी का नाम घग्गर नदी है। अब सुनिए, पहला प्रश्न यहां बनता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो आपको पता होनी चाहिए घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी में कालका नामक पहाड़ है, वहां से घग्गर नदी निकलती है। ये इसका उद्गम स्थल, यानी यहां से ये निकलती है, ठीक है। आगे समझिए, ये घग्गर नदी जो निकलती है, ठीक है, ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में, ये हनुमानगढ़ जिले में यहां पर जो है बहती हुई ये जो है पंजाब तक जाती है। अब पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब तक
समझे। देखो हमारे यहां पर जो है पश्चिम में पाकिस्तान देश है, ठीक है। हमको पता है गंगानगर से लगाकर बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। पश्चिम की तरफ जो सीमा लगती है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा अर्थात एक देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो यहीं से जो है पाकिस्तान का एरिया शुरू होता है। उस पाकिस्तान का एक प्रांत है, राज्य है, उसका नाम है हमारा पंजाब, ठीक है। उस पंजाब का एक जिला है बहावलपुर, बहावलपुर, ठीक है। उस बहावलपुर का एक स्थान है फोर्ट आबास, फोर्ट आबास, ठीक है, फोर्ट आबास। उस फोर्ट आबास तक ये नदी बहती है। कब बहती है? जब इस घग्गर नदी में उफान आता है, तेज आ जाती है, अर्थात इसका पानी जो है ज्यादा बारिश होने के कारण या बाढ़ की स्थिति आने की स्थिति में कई बार ये पानी धक्का मारकर जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य के बहावलपुर जिले के फोर्ट आबास तक स्थान तक ये पानी चला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब क्या होता है, ये राजस्थान के बाद जो ये नदी यहां से जो चलती है, यहां पर इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। यहां तो ये घग्गर कहलाती है, लेकिन जैसे ये पाकिस्तान में परिवर्तित कर जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसका नाम अलग हो जाता है और वो नाम जो है वो कहलाता है हमारा, यहां पर जो बहने के बाद वो जो कहलाती है वो नदी जो है हकरा, हकरा नाम से जानी जाती है। समझ में आ गई? यानी कि कहने का मतलब ये है, यहां तक राजस्थान में घग्गर नाम से चली और जैसे ही ये पाकिस्तान में चली तो इसका नाम परिवर्तन हो गया हकरा नाम। कई बार प्रश्न पूछा गया है, घग्गर नदी जो पाकिस्तान में अंतिम स्थल कहां तक बहती है? फोर्ट आबास तक बहती है। पूछ ले घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो हकरा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के ये मैंने इसका उद्गम और इसका जो है अंतिम स्थल घग्गर नदी का बताया। अब आगे जो चलते हैं वो चलते हैं कि इस सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, इसका पता और खोजकर्ता के बारे में हमको पता करना है। तो अब समझे आगे। हाँ, सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ देखो भाई, ये सिंधी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। ये कालीबंगा जो शब्द है ये सिंधी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा में कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है सर, ये याद रखना। कालीबंगा किस भाषा का अर्थ है? सिंधी भाषा का अर्थ है। सिंधी भाषा में कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां, ये याद रखना है। दूसरी बात, कहां पर ये मिली? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसके खोजकर्ता, ठीक है, अमलानंद घोष। इस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको पता लगाया, ठीक है। इसको कई बार शॉर्ट में ए घोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ए इंग्लिश का अल्फाबेट का ए घोष, ठीक है। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता का पता लगाया। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, जो राजस्थान में पड़ता है। अगला सन कब पता लगाया? तो ये याद रखना 1952 में इसका पता लगाया। एनसीईआरटी की बुक में आपको 1951-52 भी मिलता है,
ठीक है, अपन को जो है जहां पर भी 52 ऑप्शन मिलता है वो राइट करना है। मतलब कि कालीबंगा की खोज सबसे पहले जो है अमलानंद घोष ने 1952 में पता लगाया। ठीक है, ये है खोजकर्ता। अब आता है उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता में दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर। बीके थापर, ये दो व्यक्ति थे, एक तो था बीबीलाल और एक था बीके थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है, ब्रज मोहन और बालकृष्ण थापर, ये दोनों व्यक्तियों ने इसके जो है उत्खनन कार्य किया, अर्थात वहां पर शोध किया। और कब किया याद रखना, इन्होंने 1961 से लगा करके 1969 तक करीबन 9 वर्षों तक यहां पर जो है खुदाई का कार्य किया। और उस खुदाई में जो सामग्री मिली, जो अवशेष मिले, जो वस्तुएं मिली, उसी के आधार पर इस कालीबंगा के बारे में उनकी विशेषताएं तय की गई कि ये इस प्रकार की थी। अब आगे चलते हैं। जिन लोगों ने इसकी खुदाई की, उस खुदाई के आधार पर जो है विशेषताएं निकली, वो विशेषताओं को अपन इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले 2-3 बातें अपन को याद रखनी है। ठीक है, एक व्यक्ति था, ठीक है, पुरातात्विक विभाग का, ठीक है, दया राम साहनी। याद रखना, एक व्यक्ति था दयाराम साहनी। ठीक है, इस दयाराम साहनी ने, और दूसरा जो व्यक्ति था दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, ठीक है, ये दोनों ही व्यक्ति थे। इनका भी संबंध किसी न किसी रूप से राजस्थान की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, कालीबंगा से। क्यों जुड़ा हुआ है, दोनों में समझे। जो दयाराम साहनी है, इस दयाराम साहनी ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बनाया। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है, यानी कि दयाराम साहनी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी जो राजधानी है वो कौन सी थी, कालीबंगा थी। कौन सी थी, कालीबंगा थी, ये याद रखना। ठीक है, पहली बात, तीसरी राजधानी किसने कहा, दयाराम साहनी ने। दूसरा, चलिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है एक बात कही थी कि जो इस सभ्यताओं का पतन हुआ वो भूकंप के कारण हुआ। ठीक है, और वो भूकंप की जो बात है वो हमें कालीबंगा से मिलती है, क्योंकि कालीबंगा में जब खुदाई की तो वहां पे जो मकान मिले, उस मकानों की दीवारों में दरारें पड़ी हुई थी, और उस दरारों के आधार पर निष्कर्ष लगाया कि यहां पर भूकंप आया और इस भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो इस बात की पुष्टि करने वाला दशरथ शर्मा था। ठीक है, इसलिए दयाराम साहनी और दशरथ शर्मा के नाम यहां पर आते हैं। अब आगे अपन इसकी एक एक करके विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे कि भाई इसके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन। पहली बात, कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ज्यादातर यहां कांस्य का प्रयोग होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, सीधी सीधी बात है। जहां पत्थर का ज्यादा प्रयोग होता था वो पाषाणकालीन कहलाई, जहां तांबे का ज्यादा प्रयोग हुआ ताम्रकालीन कहलाई। तो यहां पासे का ज्यादा प्रयोग होता था कांस्य का, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहली बात। दूसरी बात, ये सभ्यता आद ऐतिहासिक है। आध
आद ऐतिहासिक है। समझे आद ऐतिहासिक क्या है? देखो, इतिहास में सामग्रियों को जो बांटा गया है उसके आधार पर जो विभाजन, जो पढ़ने की लिपि है, लिपि के आधार पर जो इसका विभाजन बताया गया है वो प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बटा है, लिपि की पढ़ाई के आधार पर। तो पहला जो आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है ऐसा समय जहां पर लिखित साक्ष्य बिल्कुल मिले ही नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ सामान है, सामग्री है, उसके आधार पर हमको पता चलता है। ये बात याद रखना, उसको कहलाती है, वो सभ्यता सारी सारी कहलाएगी प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल। अब आद ऐतिहासिक काल का मतलब है लिपि मिली, अर्थात कह सकते हैं वहां पर शब्द मिले लेकिन उन शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, उस शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। वहां पर लिपि मिली है, शब्द मिले, भाषा मिली है और उस भाषा को पढ़ने में जो है इतिहासकारों ने सफलता प्राप्त कर दी, ठीक है। तो कैसी सभ्यता थी? आद ऐतिहासिक काल, अर्थात उस समय हमें लिपि के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं सकते। अब बात आई लिपि को पढ़ नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां पर जो लिपि मिली है वो लिपि का प्रकार कैसा था? वो था बुस्त्रोफेदन। बुस्त्रोफेदन, इस प्रकार से ये लिपि थी, ठीक है। बुस्त्रोफेदन लिपि क्या होती है? अक्षर के ऊपर अक्षर की लिखावट, अक्षर के ऊपर अक्षर की जो लिखावट होती है वो लिखावट कहलाती है बुस्त्रोफेदन। तो अक्षर के ऊपर जो अक्षर होते हैं वो हम पढ़ नहीं सकते। वहां पर जो चित्र मिले लिपि के वो इस प्रकार के चित्र मिले, अब उसके ऊपर और चित्र, फिर इसके ऊपर और चित्र बना दिया, इस प्रकार के जो है ये लिपि मिली, फिर इसके ऊपर और चित्र बना दिया। तो ऐसे प्रकार के जो ये चित्र मिले हैं इनको अपन पढ़ नहीं सकते। तो ऐसी जो लिपि कहलाती है वो कहलाती है बुस्त्रोफेदन लिपि, अर्थात अक्षर के ऊपर अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में काशी युगीन हो गई, आद ऐतिहासिक हो गई, लिपि जो मिली है बुस्त्रोफेदन मिली है। अब आगे जो अपन इसकी नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे इस सभ्यता में जो है हल्के साक्ष्य मिले। एक तो होता है हल्का औजार, वहां औजार नहीं मिला, वहां पर जो खुदाई हुई है उस खुदाई में जो है हमको साक्ष्य मिले हल्के, अर्थात खेती करने से पहले उस खेत की जो साफ करके उसको हल वगैरह करके तैयार रखते हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर मिले, इसलिए ये हल्के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगली इसकी विशेषता अपन लेते हैं, वो लेते हैं हवन कुंड, ठीक है, या वेदिकाएं। यहां पर 7 हवन कुंड मिले हैं और वो हवन कुंड जो है उसमें हड्डियां मिली। अब हवन कुंड में हड्डियां मिलना इस बात का ये अपन को जिक्र करवाता है कि वहां पर बलि प्रथा थी। क्या थी? बलि प्रथा, यानी कि हड्डियां मिली, इसका मतलब हवन में हड्डियां मिलना ये बलि प्रथा की ओर से था। तो ये याद रखना कि बलि प्रथा के साक्ष्य कहां मिले, तो भी याद रखना कालीबंगा में मिले। अगली विशेषता अपन करते हैं शल्य चिकित्सा। कालीबंगा के एक स्थान पर खुदाई में एक खोपड़ी मिली है मानव की, ठीक है, मानव की खोपड़ी मिली। उस मानव की खोपड़ी के ऊपर 6 छेद है। क्या है? सिर के ऊपर छेद है। उस छेद से पता चलता है कि हो सकता है यहां पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन उस समय हुआ करता होगा। तो इस प्रकार से ये शल्य चिकित्सा की भी जानकारी हमको जो है यहां पर मिलती है। आगे देखते हैं।
अगली जो इसकी विशेषता मिलती है वो मिलती है मात्र सत्तात्मक। सुने, इसी के साथ दूसरी जो है विशेषता वो इसकी मिलती है व्याघ्र। व्याघ्र को बोलते हैं चित्ता, ठीक है। वाला सिक्का, वाला सिक्का कहने का मतलब ये है कि कालीबंगा के स्थान पर हमें मोहरें मिल रही हैं। उन मोहरों पर व्याघ्र या चित्ते का एक तरफ शेर का चित्र है, चित्ते का चित्र है, दूसरी तरफ नारी का चित्र है। महिलाओं के चित्र ज्यादा मिले। इस महिलाओं के चित्र मिलने के कारण कह सकते हैं कि यहां पर जो है घर का मुखिया या हेड जो था वो महिला होती थी, इसलिए कारण इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। घर की या फैमिली का जो हेड है वो महिला होती थी, इसलिए मात्र सत्तात्मक कहलाई। और व्याघ्र का भी चित्र मिला, ठीक है। अगली इसके बारे में लेते हैं, वो लेते हैं हम फसल। यहां पर जो फसलें मिली है वो संयुक्त रूप से मिली है, संयुक्त रूप से मिली। कहने का मतलब है गेहूं, जौ, चना, ठीक है। इनकी सारी की सारी की जो फसलें हैं वो संयुक्त रूप में, यानी कि एक ही खेत में एक से अधिक फसलें होती थी, ठीक है। तो संयुक्त फसलों के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिल रहे हैं। अगली अगर मैं इसकी विशेषता बताता हूं तो मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती का मतलब होता है जहां पर पशुपालन व कृषि साथ साथ होती है, उसको कहते हैं मिश्रित खेती। यानी कि पशुपालन भी हो रहा है और साथ ही साथ खेती बाड़ी भी हो रही है। जहां दोनों कार्य साथ होते हैं ऐसी व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती के भी साक्ष्य हमको कालीबंगा की सभ्यता में हमको मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं इसके बारे में, सभ्यता के बारे में, तो वो जाने पैमाना। तोल के बारे में हमको पता चला है कि उस समय तोल वगैरह होता था, वस्तुओं का तोल वगैरह होता था, ठीक है। यह भी जानकारी हमको जो है पता चलती है पैमाने के बारे में। अगर मैं कालीबंगा के बारे में और बात करूं तो यहां पर जो है चूल्हे मिला है, ठीक है। उस चूल्हे में एक ही चूल्हा मिला है, ठीक है, और वो एक मिला है। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं वहां पर एकल प्रणाली थी। परिवार में दो प्रकार की प्रणालियां पाई जाती है, संयुक्त परिवार प्रणाली और एकल परिवार प्रणाली। जिस परिवार में दादा दादी उसकी एक से अधिक संतानें, उनके पुत्र एक साथ रहते वो संयुक्त परिवार प्रणाली। और जहां एकल, ठीक है, वाइफ, हस्बैंड एंड उसके बच्चे जो रहते हैं वो एकल प्रणाली। तो वहां पर एक ही चूल्हे के आधार पर ये लोग बताते हैं, तो वहां पर जो व्यवस्था कैसी थी, एकल प्रणाली की व्यवस्था थी। तो ये भी जानकारी हमको उसकी खुदाई में कालीबंगा के बारे में हमको पता चलती है। तो इस प्रकार से जो हमने ये 12-13 विशेषताएं अभी पढ़ी हैं वो सारी की सारी विशेषताएं इस कालीबंगा के संबंध में थी, जो हमने वहां के उत्खनन कार्य से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने ये विशेषताएं तय की गई है। बाकी की जो कालीबंगा के संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो आज से 5-7-10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अगले जो है क्लास में अपन हल करेंगे, और कुछ जो चीजें इसमें रह गई है उसका अपन अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।